अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। हुकूमत के लिए अगले 6 माह बड़े अहम हैं। ये बात किसी और ने नहीं की बल्कि फवाद चौधरी साहब के बकौल ये बात खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने काबीना के इजलास में की। और नाजरीन, सवाल बड़ा अहम है कि ख़तरा है कहाँ से। तो इसका जवाब है कि ख़तरा अंदर से ही है, कहीं और से नहीं। क्योंकि काबीना के अंदर, काबीना के ये वज़रा के दरमियान बहुत सारी लड़ाइयाँ आपस की, इसके अलावा पार्टी के बड़ों के अंदर इख्तलाफात हर किसी को मालूम है, कोई ढके छुपे नहीं हैं। जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी के इख्तलाफात, और साथ ही साथ हता के पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात उभर रहे हैं। और कई अरकान पार्लियामेंट इसका खुलकर इजहार कर चुके हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं अब तक की जो गवर्नेंस है, अब तक की जो तरीके इंसाफ तब्दीली के नाम पे आई थी, जो अब तक की कारकर्दगी उससे वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। और राजा रियाज साहब उनमें से एक हैं। मैं कोशिश करूंगा प्रोग्राम में आगे चल के उनसे भी हम बात करें। उन्होंने कल पार्लियामेंट के अंदर बात करने की कोशिश की, कुछ सवालात उठाने की कोशिश की, उन्हें मौका नहीं दिया गया, वो वॉकआउट करके बाहर चले गए। यानी पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त पाया जाता है इसतराब जो तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस अब तक की। और फवाद चौधरी साहब ने इसकी निशानदेही की है। उनका एक इंटरव्यू जो कि गैर मुल्की नशरियाती इदारे पर आया है, उसमें उन्होंने निशानदेही किया कि पार्टी के बड़ों के अंदर जो इख्तलाफात हैं उससे मुतासिर हुआ है उनका जो तब्दीली का एजेंडा था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी आ गई सारे मामलात पे। इस तरह की उन्होंने बात की जिस पे आज काबीना के इजलास में बात हुई। और खान साहब ने सख्ती से तमाम काबीना के अरकान को पाबंद किया कि इस तरह की बातें आपको जाके टीवी पे नहीं करनी चाहिए, थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। मैं आपको काबीना के इजलास का अहवाल भी आपके सामने रखूंगा, वहाँ पर क्या बात हुई। और अब तो बहस जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फिर मुतबादिल वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ तक चली गई है। और कैबिनेट के अंदर आज इस पर भी बात हुई है, वो कौन से लोग हैं जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फिर मुतबादिल वज़ीर-ए-आज़म के लिए दौड़ में हैं, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और नाजरीन, जो फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू है, एक तो उसमें निशानदेही हो गई कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात की, साथ ही साथ ये जो इंटरव्यू है ये एक एतराफ़ भी है कि तहरीक इंसाफ अब तक जो वादे थे, जो बड़े बड़े दावे थे तब्दीली के, उन पर डिलीवर करने में नाकाम रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ये जो तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं, तकसीम है, या फिर इससे अगर कोई माहौल सियासी बन सकता है, उससे फ़ायदा उठाने के लिए अपोजिशन क्या कर सकती है? चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गिरती दीवार को आखिरी धक्का देने की बात की है। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जनाब अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर भी हैं। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़िज़ीन का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राजा रियाज साहब को भी हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के अपने साथ लें और उनसे जाने कि उनके क्या एतराज़ात है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से और गवर्नेंस के हवाले से। उनसे हमारा फिल वक्त रब्ता नहीं हो पा रहा। अब नाज़रीन, जो आज काबीना के अंदर बातचीत हुई, मैं पहले वो आपके सामने अहवाल रखता हूँ कि बात हुई क्या फवाद चौधरी के इंटरव्यू के हवाले से। वहाँ आज असद उमर साहब ने यह मामला उठाया और उन्होंने कहा कि खान साहब, हमें ट्विटर पे हमने ये इंटरव्यू देखा है फवाद चौधरी साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी की सीनियर क़यादत की आपस में जो लड़ाइयाँ इख्तलाफात हैं उससे बहुत नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़ी हावी आ रही है। तो उन्होंने कहा कि इस पर जवाब देना चाहिए, फवाद चौधरी साहब का जवाब आना चाहिए। जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैंने भी ये इंटरव्यू, मुझे भी काफ़ी लोगों ने भेजा है और ये चीज़ें इस तरह की टीवी पर नहीं आनी चाहिए। फिर इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि इस तरह की बातें टेलीविज़न पर नहीं आनी चाहिए थी। तो फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म से पूछा कि क्या आपने ये इंटरव्यू देखा है पूरा? तो खान साहब ने कहा कि नहीं, मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जब आप देखेंगे पूरा इंटरव्यू तो आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने सबको मना किया कि भाई इस तरह की बात टीवी पे नहीं करनी चाहिए, थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। और फिर इस पर फैसल वाडा साहब ने कहा कि खान साहब ये मामला तो बड़ा संजीदा है कि पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ लोग डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बने फिर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, ग़ालिबन उनका इशारा असद उमर साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ था। वज़ीर-ए-आज़म के यहाँ पे उम्मीदवार हमें नज़र आ रहे हैं। तो इस पर कोई 10-15 मिनट बात हुई। फिर खान साहब ने कहा कि आपस में इत्तेहाद रखें, इत्तफाक़ रखें और इस तरह की बात जाके बाहर करने में ज़रा एहतियात बरतें। अब फवाद चौधरी साहब ने जो पार्टी के बड़ों में इख्तलाफात की बात की, वो एग्जैक्टली क्या बात थी, ज़रा सुन लें। जब ये हुकूमत बनी है, पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया।
फिर असद उमर साहब दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुलाकातें हुई तरीन साहब से, लेकिन उनकी कोई आपस की कोई बात बनी नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी जो इंटरनल फाइटिंग थी बिटवीन दीज 3-4 टॉप लीडर्स, उसने ना सिर्फ पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसके नतीजे में पूरी पॉलिटिकल क्लास आउट हो गई। आप अपने ही जो जिस शाख पे बैठे हो आप उसको तो नहीं काट देते। ये जो बात फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, ये सवाल मैंने किया था असद उमर साहब से 16 अप्रैल को। उन्होंने क्या जवाब दिया था, ज़रा ये भी सुन लें क्विकली। असद उमर साहब, आजकल आप वज़ीर-ए-आज़म के बहुत ज़्यादा करीब हैं और पिछले साल जब वजारत ख़जाना से आप निकले तो उस वक्त एक तासुर ये बना कि जहांगीर तरीन का इसके पीछे हाथ था। आज जब जहांगीर तरीन ज़ेर एताब हैं तो ये इंप्रेशन आ रहा है कि वो जो ग्रुप जिसके बारे में जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ उस ग्रुप ने साजिश की है, वो तासुर उभर रहा है कि आप भी उस ग्रुप का हिस्सा है शायद। क्या रोल आपका सारे मामले में? मेरा से कोई लेना देना नहीं है और ये कुछ लोग ज़रूर कहते थे। आपको पता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि कोई और इसके अंदर मुलव्वस था या नहीं था। वज़ीर आज़म का फैसला था, वो तब्दीली चाहते थे, वो फैसला हो गया। तो मैंने तो कभी आज तक, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी तस्दीक कर दी, मैंने कभी भी नहीं कहा कि कोई साजिश हुई है, कोई भी इसमें शामिल था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अली खान साहब, ये क्या मामला चल रहा है कि लड़ते लड़ते अपोजिशन के साथ आप आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं और मुल्की मसाइल से आपने लड़ना था, मुल्क के अंदर माफिया से आपने लड़ना था, ये लड़ाइयाँ आपस में शुरू हो चुकी हैं। ज़ाहिर है इससे गवर्नेंस आपकी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और आने वाले दिनों में आप डिलीवर नहीं कर सकते, जिसकी तरफ निशानदेही की है फवाद चौधरी साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा अपना एक वतीरा रखा और अल्लाह के करम से उस पर मैं कामयाब हूँ कि जो आपकी पार्टी की इंटरनल डिबेट्स होती हैं वो आप बाहर नहीं लेके आते। कोई भी सियासी जमात अगर आपने आपको डेमोक्रेटिक जमात कहती है, उसके अंदर इंटरनल डिबेट्स होती हैं और मुश्किल और सख्त बातें होती हैं। ये आज की बात नहीं है, यानी कि आप किसी भी सियासी जमात का कल्चर उठा के देख लें। अभी एक कायरा साहब इधर बैठे हैं और डॉक्टर साहब भी बैठे, इनसे पूछ लें कि पिछले टर्म में अगर आप देख लें तो चौधरी निसार अली खान साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, इनके बीच में जो एक फासला था या उनकी जमात और लोगों के बीच में, वो सबकी कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको पब्लिक में नहीं लाया। अंदर आपकी होती है, पार्टी में फैक्शंस भी होते हैं, पार्टी में मुख्तलिफ नुक्ते नजर भी आते हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा फवाद चौधरी साहब इस बात को मिस कर गए कि जो पार्टी के अंदर इंटरनल डिबेट्स होती हैं, या तो फिर डिक्टेटरशिप हो ना तो सब एक हुक्म आता है, सब उसके सरनगू होते हैं। हमारी तो पार्टी का कल्चर ये रहा है। फवाद चौधरी साहब थोड़ा रिसेंट आए हैं पार्टी में, लेकिन इसमें कल्चर हमारा जब सीईसी होती थी या कोर कमेटी का जब मैं हिस्सा था, उधर तो लड़ाइयां होती थी, खान साहब से सख्त बात कर लेते थे, मैं खुद बात करता था तो, लेकिन वो कभी आप बाहर नहीं करते। यू हैव टू नो कि कौन सी बात पार्टी के अंदर करनी है, कौन सी बाहर करनी है। ये बातें मैं समझता हूं कि जो उन्होंने की हैं पार्टी के अंदर वो कर लेते तो बेहतर था। आज लेकिन चले वो बात तो चले जो होगी अली खान साहब, लेकिन जो तकसीम की तरफ उन्होंने जो निशानदेही की है वो तो फैक्ट है ना, वो तो एक हकीकत है जिसका उन्होंने निशानदेही की। और ये बात कोई ढकी छुपी है भी नहीं है, पहले से चल रही थी कि इख्तलाफात हैं और बड़े सख्त इख्तलाफात है काबीना के अंदर, पार्टी के बड़ों के अंदर इख्तलाफात है। नहीं, उससे मैं उस हद तक एग्री नहीं करता। जहां तक पार्टी का मेन मिशन है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारे टारगेट्स हैं, उसको अचीव करने में कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन पार्टी के अंदर लाजमन जो है आपके फैक्शंस होते हैं, पार्टी के अंदर आपके मुख्तलिफ नुक्ता नजर हर जमात में होते हैं, कुछ हॉक्स होते हैं, कुछ डब होते हैं, आपस में उनके बाज़-औक़ात 5-5 साल आपके ताल्लुकात जो है वो चक्कलिश रहती है। मैं इसको कोई एबनॉर्मल चीज नहीं समझता, बल्कि मैं इसको एक जमात के लिए हेल्दी चीज समझता हूँ, जब तक वो पार्टी को अपने कोर टारगेट से हटाए नहीं। चलिए, मैं नहीं समझता कि जनाब इमरान खान साहब ने किसी साजिश या किसी के कहने में आके असद उमर साहब को हटाया लगाया होगा, या जो अभी जहांगीर साहब का जो नाम आया है इंक्वायरी में, वो भी किसी के कहने पे है। दोनों का मैं सिर्फ 15 सेकंड में जवाब दे दूं कि पहले उन्होंने मुनासिब समझा कि अपनी फिस्कल फाइनेंशियल टीम को बदले, जो उनका एज अ टीम कैप्टन था उन्होंने बदला। दूसरा, जब इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में जिन के यानी आप कह रहे हैं कि ये कोई मामूली बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इस तरह के इख्तलाफात है। ठीक है कायरा साहब, वाकई में ये कोई मामूली बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है कि पार्टी के बड़ों के अंदर, जब आप मुल्क चला रहे हैं, कैबिनेट के अंदर आप बैठे हैं, इस तरह के इख्तलाफात आपके दरमियान में हो और उनकी निशानदेही एक वफाकी वजीर कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा। ये वाकई में इतना कोई मामला नहीं है कि इसको ज्यादा संजीदा लिया जाए, या फिर वाकई में ये बड़ा संजीदा मामला है? कि
देखिए, गुजारिश ये है कि जो इख्तलाफात पीटीआई के अंदर हैं वो ज़बान-ज़द आम है। आप साफ़ी हैं, आप ज़्यादा बाखबर लोग हैं। हम भी सियासत करते हैं तो मुखालिफ सियासी जमातें भी खबर रखती हैं। तो ये तो कोई उलझी हुई बात नहीं है जिसको सुलझाने में या समझने में देर लगे। और दूसरी बात ये नेचुरल है। उसकी वजह यह है कि खान साहब के साथ ये जितनी टीम आज खड़ी है, इनमें से सिवाय चंद लोगों के, मेरे भाई अली मोहम्मद खान साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल अपनी जगह, अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करेंगे, अपनी जमात को डिफेंड करेंगे। ऐसा ही करना चाहिए। मेरी जगह मैं होता मैं भी यही करता। लेकिन गुजारिश ये है कि खान साहब 2018 के इलेक्शन से कबल मिड तक आ जाएं जरा। तो 2013 के इंतखाब में सूरत हाल क्या थी, 18 के इंतखाब में सूरत हाल क्या हुई, इस दरमियान में जो लोग आके खान साहब को ज्वाइन किए, बिल्कुल, वो लोग कौन थे, आज कैबिनेट के अंदर उनकी हैसियतें क्या है। इसलिए कि बहुत सारे लोग वो थे जो इक्तदार के हवाले देखते हुए, जो हवाएं चलती हैं या चलाई जाती हैं, वो चलती हुई हवाओं को, या ताकतवर लोग जो होते हैं वो जब लोगों को हाँकते हैं, मैं हाँकने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मौसमी परिंदे जिन्हें कहा जाता है, हाँक के ले जाते हैं वो हाँक के ले जाते हैं, वो उनको रास्ते दिखा देते हैं। और उन रास्तों से चलते हुए जो लोग आते हैं वो किसी असूल और मंशूर के तहत नहीं आते। वो आपके पास आते हैं इक़्तिदार, क्योंकि आपको नजर आ रहा होता है कि जी इस जमात ने आना है, ताकतवर सब इसके पीछे खड़े हैं, हवा इनकी बन रही है। तो उस दौर के आए हुए लोग जो होते हैं वो कभी भी आपके मुश्किल वक्त के साथी नहीं होते। उनमें कोई टीम वर्क नहीं होता। वो अपने अपने क्लैश के, अपने अपने इंटरेस्ट के साथ लड़ रहे होते हैं। सियासी जमातों के अंदर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना और चीज है, और ये सेहतमंद अमल है। और ये अली मोहम्मद खान साहब ने ठीक कहा, हमारी जमातों के अंदर भी बहुत इख्तलाफात होते हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी कई दफा चीजें बाहर आ जाती है, लेकिन बहुत सारी सीरियस डिबेट्स होती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना और इंटरेस्ट डिफरेंट होना, ये दो अलग चीज है। यहाँ ये है कि जमात के अंदर इख्तलाफ राय और एक इख्तलाफ खान साहब के साथ 13 में थे, बिल्कुल दरमियान में आए, फिर इलेक्शन से पहले आए। ये जो बहुत सारी टीमें इकट्ठी हुई हैं, इनको नेचुरली, और फिर एक जगह पे सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी डिवाइडेड है, बिल्कुल, ड्राइव कोई और कर रहा है, कई सारी चीजें और जगह से मैनेज हो रही हैं। सो ऐसी सूरत हाल में यकीनन टीम वर्क का जो फुकदान है, अभी और क्रैक्स बड़े वाजे होंगे, अभी आने वाले दिनों में आप देख लेंगे, लेकिन ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। और पीटीआई के इस सारे फेलियर का नतीजा, जो पीटीआई को लाने वाली कुव्वतें हैं, उनको सोचना होगा कि उनके इस अमल के नतीजे में उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बार वो कायरा साहब कोई 6 माह की बात भी हो रही है, वो कोई 6 माह की बात भी हो रही है कि 6 माह मैं उस तरफ आता हूं। आपने जो बात कही, जो मैं समझा हूं समर साहब, जो फवाद ने बात की है, मेरा ख्याल है शायद फवाद इब्तदाई किसी मीटिंग का जिक्र कर रहे थे, और फवाद का इंटरव्यू जितना मैंने सुना है, मेरा नहीं ख्याल कि ये फवाद साहब ने खान साहब से क्लियरेंस के बगैर इंटरव्यू दिया है। अच्छा, बाज़ होता है, ठीक है, ऐसी सूरत हाल में तर्ज सियासत है कि उनकी क्लियरेंस हुई हो कि मैं कुछ बातें ऐसी कर देता हूं, उसके बाद लोगों के ऊपर प्रेशर आएगा। क्योंकि अगर फवाद ने आउट ऑफ द विकेट जाके खेला हो और खान साहब उसको माफ कर दे, ये नहीं होगा। सही है। मैं दोबारा तो उस तरफ मुसद्दिक वली साहब, आपको क्या लग रहा है ये मामला, आपने कैसे इंटरप्रेट किया है सारी सिचुएशन को? ये जो क्रैक्स इनकी कायरा साहब बात कर रहे हैं कि ये शुरुआत हो सकती है, आगे चल के ये मजीद बढ़ेगी दरारें। जब ये दरारें बढ़ती हैं तो ये हुकूमत के लिए सस्टेन करना कितना मुश्किल हो जाता है, जो कि आपकी पार्टी की तरफ से इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में पड़ने वाले जो क्रैक्स हैं, जो वहां पे इख्तलाफात उभर रहे हैं, उससे हम फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे, कोई लोग हमारे साथ राब्ते में भी हैं। तो आप मुख्तलिफ ज़ावियों से देख सकते हैं, और सियासी ज़ावियों से तो बड़ा अच्छा एनालिसिस कायरा साहब कर भी सकते हैं। सर, आपकी कोई ऑडियो का मसला आ रहा है मुसद्दिक वली साहब, आपकी कोई ऑडियो का इशू आ रहा है, आपकी कोई बीच में नॉइज़ आ रहा है, अगर आपसे करेक्ट कर लें तो। अब आवाज़ आ रही है? जी, आप बिल्कुल ठीक आ रही है सर। जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कायरा साहब ने बड़ा अच्छा सियासी तज्जिया कर दिया है, उस पर तो मैं क्या और बात करूँगा, लेकिन मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा वो फंडामेंटल बातों की तरफ जो फवाद चौधरी साहब ने की है। पहले तो मैं वहीं से कारकर्दगी से शुरू करता हूँ कि जिस हुकूमत की ये कारकर्दगी हो जो इस हुकूमत की है, और उसके नतीजे में आपने देखा कि कैसे जो हवारी थे, जो दोस्त थे, जिनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई हुई थी, वो कैसे अपने आप को अलहदा कर रहे हैं।
तो कोई भी शख्स जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत करता हो, जिसने 5 साल बाद या 2.5 साल बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके लोगों को जवाब देना हो कि यहाँ पे तरक्की क्यों नहीं हुई, बिल्कुल उस शख्स के लिए ये हुकूमत तो एक अजाब है। अब वो जेहलम में कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो वजीर भी हैं और 2 बड़ी वजारतें, पहले एक वजारत पे थे, अब दूसरी वजारत पे हैं। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जाके लोगों को क्या बताएं कि मैं पहले इंफॉर्मेशन का वजीर था, अब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर हूं, मगर ये है हकीकत जेहलम की और जेहलम इस तरह रहेगा तो वो कैसे करें? लेकिन हल्के की तो बड़ी खबरें आ रही है कि फवाद चौधरी साहब अपने हल्के में बड़ा तरक्याती काम करवा रहे हैं। बाय द वे चकवाल की जो देखिए, ये आप मेरे ख्याल में किसी भी जगह पे चकवाल में, चकवाल उनका जेहलम का जो उनका करवा रहे होंगे जी, जेहलम है उनका हल्का, आपको गलतफहमी हुई। नहीं वो गलती से चकवाल आ गया, वो जेहलम की भी बात कर रहा था जी। जेहलम के अंदर तो कोई ऐसी तरक्की नहीं है। मैं गया हूँ कुछ दिन पहले, और अगर आपका जी चाहे तो आप बेशक चले जाइए वहां पे। और कोई भी शख्स जो सियासत करता हो कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अगर वो इस हुकूमत से अपने आप को कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलहदा ना करे तो वो क्या करे? वो दोबारा जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कहेगा कि मैं 5 साल वजीर रहा और कुछ नहीं आपके लिए कर सका, एक सड़क नहीं बन सकी, एक अस्पताल नहीं बन सका, एक स्कूल नहीं बन सका, मैं आपको कोरोना से नहीं बचा सका, मुआशी इस्तेहसाल से नहीं बचा सका, मैं आपके बच्चों को नौकरियां नहीं दे सका, क्या कहेगा वो? तो जो बात अभी कुछ दिन पहले एक इनके सियासी हलीफ ने की थी, अब इनकी अपनी सियासी जमात में से भी वही आवाजें आ रही हैं, लोग अपने आप को अलहदा कर रहे हैं इस रजीम के साथ। एक तो ये है बात। दूसरा जो बड़ा नुक्ता है वो मैं ये समझता हूं कि वो उन्होंने कहा वही है जो वो गैर रस्मी तौर पे अक्सर कहते रहते हैं। उनको बड़ा मसला है इस बात से कि वो लोग जिनके ऊपर वोट का बोझ नहीं है वो मुल्क के फैसले करें। ये उनका बहुत पुराना एक मुकदमा है, बिल्कुल, फवाद साहब का, क्योंकि मेरी उनसे कुछ वैसे भी इनफॉर्मल गुफ्तगू होती है। बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि ये ऑलमोस्ट एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर तमाम फैसले वो कर रहे हैं जिनमें एक भी शख्स इलेक्टेड नहीं है। और अगर आप इनके अपने वुज़रा, बिल्कुल, इस पे उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने तज़किरा किया है, बिल्कुल इस इंटरव्यू में भी उन्होंने तज़किरा किया है कि तकरीबन एक तरह का प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही है कि जहाँ पे बहुत सारे अनइलेक्टेड लोग बैठे चला रहे हैं, वजारतें चला रहे हैं, महकमे चला रहे हैं। और पहले हमारे प्राइम में भी वो इस बात पे बड़ा खुल के एतराज कर चुके हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि वो एक और इनके वजीर हैं जिन्होंने कहा था कि ऐसे लोग फैसले कर रहे हैं जिनके नाम भी मुझे मालूम नहीं, मुझे बिल्कुल, गुलाम सरवर खान साहब कहाँ से हैं जी, एग्जैक्टली, वफाकी वजीर इनके ये बातें कर रहे हैं। तो एक उनका जो एहतजाज है वो गैर जमहूरी रवैये की तरफ है कि वो लोग जो जमहूरियत के रास्ते से, इलेक्शन के रास्ते से आए हैं, वो जरूर अपनी आप को रिकमेंडेशंस दें, एडवाइस करें, लेकिन वो मिनिस्ट्रीज कैसे चला सकते हैं? और अगर वो मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं तो उन पे किन का बोझ है? उन पे IMF का बोझ तो हो सकता है, लेकिन उस पे अवाम के वोट का वोट कैसे होगा? तो ये नुक्ता उन्होंने बहरहाल बड़ा अच्छा उठाया है कि भाई जिनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये तो इसी तरह अगर डिक्टेटरशिप भी हो तो इसी तरह के एडवाइजर आगे लगेंगे। तो फिर हमारी हुकूमत में और एक गैर जमहूरी हुकूमत में फर्क क्या है? अगर तमाम फैसले वो लोग कर रहे हैं जिनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, जिनको किसी ने गिरबान, बेवा ने, बच्ची ने, बेटे ने गिरबान से पकड़ के नहीं कहना मैंने तुम्हें वोट दिया था, तुमने मेरे वोट का क्या किया। ये उन्होंने दूसरी बात की है। तीसरी बात जो उन्होंने की है, जिसका अभी जिक्र हो रहा था, वो ये है कि पार्टी रडरलेस हो चुकी है। सही है, यानी एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि हमारी बर्बादी की जिम्मेदारी जो है वो बड़ी जिम्मेदारी टॉप 3 लीडर्स पे और उनकी इंटरनल स्ट्राइफ पे है। इसका मतलब है कि वो तमाम पार्टी के अंदर भी, यानी मुल्क को एक समत देना तो बड़ी बात है, वो पार्टी को भी समत इस वक्त नहीं दे पा रहे इमरान खान साहब। चले, मैं पार्टी के अंदर भी जो स्ट्राइफ है वो, ये आपने बड़े अहम नुक्ते की निशानदेही की है डॉक्टर साहब, आपने बड़े अहम नुक्ते की निशानदेही की है। इमरान खान साहब के बारे में तहरीक इंसाफ जो बहुत ज्यादा जिस चीज का क्रेडिट लेती रही है वो तो यह है कि वो कप्तान हैं और वो जैसी भी टीम, कमजोर टीम बांधने में उनको मिली थी, उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया था। अब उन्होंने ज़ाहिर है पाकिस्तान का इलेक्शन तो जीता है, लेकिन लोगों के दिल जीतने हैं तरक्की करके, अच्छी गवर्नेंस से, तो वो तो जीता। फिर अली मोहम्मद खान साहब मुश्किल नजर आ रहा है कि फवाद चौधरी साहब खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि 3-4 बड़े हैं, वो आपस में लड़ पड़े, बाकी नीचे जो है वो जूनियर टीम आ गई है, वो डिलीवर नहीं कर पा रही खान साहब के जो उनका विजन था उसके मुताबिक। फिर यानी कि मान रहे हैं कि कमजोर टीम है, लेकिन कप्तान जो है वो अभी तक नाकाम नजर आ रहा है। अली मोहम्मद खान साहब, मैं इस एक शेर से मैं मैसेज दे उन सब दोस्तों को जिन्होंने बाद में इस तहरीक को ज्वाइन किया, और मैं ये समझता हूं
कि ये एक असासा है इस मुल्क का, ये तहरीक इंसाफ, इस तरह से कि नौजवानों को इमरान खान साहब ने, वो नौजवान जो सियासत से बददिल हो चुके थे, एक मैंने देखा अपनी जिंदगी में, मैंने यूथ को बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा के पीछे जमा होते देखा, उससे पहले भुट्टो साहब के। तो इस तरह की जो जनरल पॉलिटिकल मूवमेंट होती है वो कौम को खट्टा रखती है और कौम के अंदर एक शऊर उजागर करती है। तो एक दिन में तहरीक तो बनी नहीं है। मुझे आज भी वो दिन भी याद है जब इस्तीफे के मामलात आए तो बहुत से लोगों के पैर लड़खड़ा गए वहां पे उस जमाने में, और वो बहुत से लोग जो है वो एक तरह से पार्टी छोड़ के चले गए। मुश्किल हालात थे, लेकिन वो हम लड़ते रहे, करते रहे, सारा धरना 129 दिन का रहा। उसके बाद एक वक्त वो भी आया कि जब लोगों ने समझा शायद तहरीक इंसाफ व्हाइट वॉश हो गई है, फिर पनामा आया, उसमें एक जद्दोजहद हुई। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं है जो न मिट सके वतन पे, मेरा हम सफर नहीं है। ये तहरीक इंसाफ हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से बनाई है। जो बाद में दोस्त आए हैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, ऐसी तहरीकें बार बार बनती नहीं है। आप उस जमाने में ज्वाइन किया जब इस तहरीक की गुड्डी हवा पे उड़ रही थी, उसको हवा पे उड़ाने के लिए हमारे बेशुमार कारकुनों की तो मसला ही तो यही है ना अली मुल्तान साहब, इशू तो यही पे आ रहा है ना। असल जो मसला है वो तो शुरू यही से हो रहा है ना, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि एक तहरीक है, 22 साल आपके साथ लोग थे जिन्होंने जो इस तहरीक में हिस्सा बने, खान साहब के साथ आए, कुर्बानियां दी, धरना सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन आज जब इक्तदार की बारी आई, जब इक्तदार की बारी आई तो ऐसे लोग आगे आ गए जिनका तहरीक इंसाफ के साथ 1 साल का सफर भी नहीं था। नदीम बाबर साहब आ जाते हैं, बाबर एवान साहब आ जाते हैं जो कि आपकी मिनिस्ट्री के भी इंचार्ज वजीर हैं, और फिरदौस अशरफ साहब आ जाती हैं, रज़ाक दाऊद साहब आ जाते हैं, हफीज शेख साहब आ जाते हैं, जिनका तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। असल तो खराबी यहीं से शुरू हो रही है ना, जो लोगों के अंदर एक पैदा हो रहा है, एक जो फीलिंग आ रही है। जी तमर साहब, आप थोड़े से बेसब्री हुए, मैं अगर आप मेरी बात पूरी होने देते आपको जवाब मिल जाता। देखें जी जी, सिर्फ हमारी तहरीक कोई दुनिया की अनोखी नहीं है। तहरीक पाकिस्तान भी एक चली, भुट्टो साहब के नीचे भी पॉपुलर तहरीक चली, फिर 88 में जब बेनजीर साहबा पाकिस्तान वापस आई, बड़ी पॉपुलर तहरीक उनके पीछे रही, जो उनके शहादत के वक्त तक उनके पीछे बड़ी पॉपुलर सपोर्ट रही। तो उसमें उन तरीकों के और इस तरीके के बनने में नीचे अवाम का, खासकर कारकुनान का बहुत बड़ा एक रोल होता है। अब यहाँ पे एक नुक्ता है समझने का, वो क्या है? वो ये है कि हम सबको, जो मिनिस्टर हैं, जो MLA हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, का एहसास जरूर होना चाहिए। मैं समझता होगा कि जब आपने ये कहा कि मैं इस मुल्क के स्टेटस को से टक्कर लूंगा, माफिया को तोड़ूंगा, माफिया की कमर तोड़ूंगा, अब उसमें 100 नुक्ते आप निकाल सकते हैं, मेरे पैनलिस्ट निकाल सकते हैं, जो बैठे हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर इस माफिया को तोड़ना और इस स्टेटस को तोड़ना, इस माफिया की कमर के ऊपर पैर रखना इतना आसान होता तो कोई ना कोई कर गया होता। हमसे पहले 3 बार नवाज शरीफ साहब आए, वो कर जाते, लेकिन उनका शायद मिशन मोटो स्टेटस को तोड़ना नहीं था। तो इसलिए जब आप स्टेटस को, मैं भी तो यही बात कर रहा हूं, माफिया से आप कैसे लड़ेंगे? आप आपस में लड़ रहे हैं। दौरान आपके खिलाफ हर जगह महाज खड़े होते हैं, आपने मुश्किलात का सामना करना होता है। ये नहीं कि मुश्किलात को देख के आप अपने ही घर पे आग लगाने लगे, आपने अपने इख्तिलाफात अंदर रखें। और ये मैं आपको, तो फवाद चौधरी भी किसी माफिया की नुमाइंदगी करते हैं? ये इस पाकिस्तान के लिए अहम है। मैं किसी को लेबल नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं ये इस पाकिस्तान के लिए अहम है कि ये तीनों बड़ी जमातें अपनी अपनी जगह पे जो है मौजूद रहें, हुकूमत में चाहे कोई भी आए, लेकिन टूट फूट का शिकार ना हो और अपने असल मिशन से हटे ना। अगर मुश्किलात का सामना आया है किसी भी मेंबर को, मैं कह रहा हूं, तो उसका फिर ये मतलब नहीं है कि आप अपने घर में आग लगाएं। अगर मुश्किलात का सामने आया है, आप सब्र से काम लें, क्योंकि स्टेटस को एक दिन में नहीं टूटती। चौधरी साहब का मकसद ही घर में आग लगाना नहीं था, वो तो जल के बोले, वो तो दर्द था, जल के बोले। कायरा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? अब ये लड़ाई फिर इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोगों की है, तहरीक इंसाफ में पुराने लॉयल वर्कर्स की और नए आने वालों की है, या फिर ये दौड़ है मुतबादिल वजीर आजम की या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कि मैं कौन ऊपर ज्यादा जाए, कौन ज्यादा फायदा उठा ले, कौन ज्यादा आगे बढ़े खान साहब के, उसकी लड़ाई है? दो चीजें ना बड़ी जरूरी हैं। पहली बात तो यह है कि भुट्टो साहब की और बीबी शहीद की मिसाल दी है मेरे भाई ने, वो दोनों अगेंस्ट द टाइड आए थे जी। वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होके और वो इदारों और एजेंसीज के रोल को और आइन के दायरे के अंदर रह के उनके रोल को डिफाइन करते थे। और अली मोहम्मद खान साहब, बिल्कुल भुट्टो साहब ने भी और बीबी शहीद ने भी उनके खिलाफ पॉलिटिक्स की। उनको खिलाफ से मुराद ये है, उनसे इख्तलाफ ये था कि जी आपका रोल सियासत के अंदर नहीं है, आपका जो रोल आइन के अंदर है वो आप रोल अदा कीजिए। और स्टेटस को की फोर्सेस
दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट और मुल्लाइयत मजहब, ये दो बड़ी स्टेटस को की फोर्सेस होती हैं। इनको साथ लेके, इनके सहारे खड़े होके, इनके सहारे जमात खड़ी करके, और आप कहें कि मेरे साथ भी वो खड़े हैं और मैं स्टेटस को तोड़ने जा रहा हूं, तो ये आप लॉजिकली गलत बात कर रहे हैं। हो सकता है आप दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन दूसरी बात यह है कि आपकी जमात तो मेजॉरिटी में वो बनी, इलेक्टेबल वो आए जो आखिरी दिनों के साथी थे, कोई महीना पहले, कोई 2 महीने पहले, कोई 6 महीने पहले, और मेजॉरिटी में लोग कुछ साल पहले आए। ऐसे लोग तो हवा के परिंदे होते हैं ना जी, वो तो मौसम देख के उड़ते हैं। सर पंजाब में, सर आपका सूबा है कायरा साहब, आपका सूबा है पंजाब, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक ही नहीं था, बाद में आए। मैंने गुजारिश की कि ये आखिरी वक्त के साथी हैं, और ये जब बुरा वक्त आता है तो मुश्किल वक्त आता है जो तहरीक इंसाफ पे इस वक्त है और आना है, अभी और आने वाले दिनों में, महीनों में नहीं। और उसके नतीजे में ये सारे लोग अपनी जिम्मेदारी से अलग होंगे कि मेरा कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है, और अल्टीमेटली द बक विल स्टॉप एट खान साहब। यानी कि फवाद चौधरी साहब जो है वो इस इंटरव्यू के अंदर वो एक कह रहा हूं, आप समर, आप और मुसद्दक साहब, मैं अली मोहम्मद खान को इस इम्तिहान में नहीं डालता, बहुत सारी वजारतें वो हैं जो खान साहब ने नहीं दी, ये कभी ना उनकी मर्जी की नहीं बनी हुई, इससे काम कैसे ले लेंगे वो? इंटरेस्टिंग नुकता ये, आप एग्री करते हैं मुसद्दक वाले साहब? देखिए, आप काबीना की लिस्ट निकाल लें, आधे तो आपने गिन दी हैं। आप हमसे क्या पूछते हैं? पहले आप लिस्ट पूरी गिनते हैं, फिर आप हमसे पूछते हैं कि क्या आप ये बात मानते हैं? वो लिस्ट आप अली मोहम्मद भाई को दे दें, उनको बोले पढ़ लें अच्छी तरह, टटोल लें, पता करके बताएं कि ये तो उस वक्त भी आपकी पार्टी में नहीं थे जब इलेक्शन सर उनकी अपनी वजारत के, अली मोहम्मद खान साहब की अपनी वजारत के ऊपर एक नॉन इलेक्टेड बंदा बैठा है। जी देखिए, बुनियादी तौर पे मैं दोबारा से 2 नुकात आपके सामने पेश करूंगा। देखें, आप ये अपने गुमान में लाएं कि वो शख्स जो वोट का बोझ कैरी कर रहा है, आप मुझे बताएं कि वो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस के साथ, वो शख्स जो पंजाब से इलेक्ट होकर आया है, वो बुज़दार साहब की प्रेजेंस में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके क्या कहेगा? 2 साल गुजर गए हैं, आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाएं, ये जेहलम तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, आप किसी पंजाब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाएं, जिन लोगों ने पहले अच्छे दिन देखे हैं उनको बुरे दिनों की तमीज हो जाती है। वो माएं जिनकी आंखों में कुछ ख्वाब थे, जो समझ रही थी कि हम एक गरीब मुल्क हैं लेकिन किसी तरफ चल रहे हैं, तरक्की की शरह 6% हो चुकी है, बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, उसकी आंखों के ख्वाब किधर गए? सही। वो लोग जिनको 2 पैसे बच जाते थे क्योंकि महंगाई की शरह 4% पे आ गई थी, जब वो 14% पे गई, तो आप मुझे बताएं, आप हमें छोड़ दें, आप पीटीआई के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आप ये बताएं वो कहां पर जाएंगे? वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो सर फिर ये तमाम चीजें मुस्तकबिल करीब में हमें कहां लेके जा रही हैं? फिर कहां है ये मुस्तकबिल करीब में, ये चीजें हमें कहां लेके जा रही हैं? सारे इंडिकेटर जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये मैं कहता हूं, मेरे ख्याल में उसका भी अंदिया दे दिया है। यानी वो 6 माह की जो बात हुई है, इमरान खान साहब ने खुद दिया है, उन्होंने कहा बेटा द टाइम इज अप। 6 माह का जिक्र रह गए, 6 माह का जिक्र हुआ नहीं, उन्होंने अभी कैबिनेट में नहीं कहा, ये तो पुरानी कैबिनेट, पिछली कैबिनेट में 6 महीने गुजर चुके, काबीना के पिछले इजलास में, काबीना के पिछले इजलास में। मैं जरा सुना भी देता हूँ, मैं वो सुना भी देता हूँ जरा, सर मैं सुना देता हूँ जरा, उसमें जरा ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जरा सुन लीजिए जरा, फवाद चौधरी साहब ने 6 माह के वाले से क्या बात की, जरा सुने जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए, मिनिस्टर्स को कहा। 6 महीने बाद क्या उन्होंने डेडलाइन मुकर्रर किया? उन्होंने ये कहा मिनिस्टर्स को कि उसके बाद जो है वो वक्त जो है वो आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ इनिशिएटिव दूसरी तरफ चला जाएगा। अब जो बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब के हालात हाथ से निकलना शुरू हो जाएंगे 6 माह के बाद, इस पे मैं तबसरा लूंगा अली खान साहब के भी, मुसद्दक साहब आपका भी थोड़ी सी, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है सर, मुख्तसर ब्रेक लेनी है। अगर ब्रेक से वापस आके इस पर अगर हम बात कर लें, मजबूरी है थोड़ी सी ब्रेक की, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो 6 महीने की जो बात हो रही है कि 6 महीने की कोई डेडलाइन दे दी है खान साहब ने कि 6 महीने बाद क्या होने जा रहा है, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने आपको शॉर्ट सुनवाया फवाद चौधरी साहब का। वो 6 माह की बात कर रहे हैं कि खान साहब ने पिछले काबीना के इजलास में उन्होंने बात की, आखिरी काबीना के इजलास में, कि 6 माह बड़े इंपॉर्टेंट हैं वरना हालात दूसरी तरफ जा सकते हैं। अली मुतहद साहब, ये 6 माह वाली क्या बात है? क्या खदशा आपको 6 माह के बाद क्या होने जा रहा है? इसकी वजाहत तो फवाद साहब भी कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा काबीना में तो आप भी डेडलाइन की बात है। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली मेरे ख्याल में खान साहब ने जो बात की थी वो इस हवाले से थी कि ये जो डेट्स वगैरह हमने लिए हैं और जो एड भी हमें मिली है कुछ दोस्त मुल्कों से, लेकिन जो IMF के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो उनके साथ हम एक प्रोग्राम में गए हैं, तो 5-6 महीने बाद आपकी रिटर्न होनी स्टार्ट होनी है। आपने पे बैक करना है उन इदारों को जिनसे आपने पैसे लिए हैं। तो मैं भी इस तनाज़ुर में खान साहब ने बात की है कि अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, जब आपने अभी ज्यादा पे बैक नहीं करना तो इसमें आप ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ और रिफॉर्म की तरफ जा सकते हैं। तो उन्होंने तो मेरे ख्याल में इस तनाज़ुर में बात की थी। अब इसका वज़रा की कारकर्दगी से क्या ताल्लुक है इसका सर? देखें, इसमें मैं दोबारा ये कहूंगा कि जवाब तो आपको वही दे सकते हैं जिन्होंने ये बात की है। मैं तो इतना समझता हूं कि जो चीज आपने बनाई नहीं होती उसको बिगाड़ने का भी आपको हक नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये तहरीकें बनती हैं, तो इसको अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो आपको उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। बाकी वज़रा को मैं समझता हूँ, कौन है जो ये नहीं कहेगा कि वज़रा सबसे पहले मैं और फिर कोई और के हम सब अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। एक बात मैं जरूर आपको कहूंगा, आई डोंट नो कि इस बात से दोनों मेरे दोस्त एग्री करेंगे कि नहीं, लेकिन चूंकि ये पहले से हुकूमतों में रहे हैं तो मेरी बात से शायद ये एग्री करें कि कोई भी जो हुकूमत होती है उसके पहले के 3 साल बड़े अहम हैं। 2 साल हमारे होने के आए हैं, क्योंकि आप जो टेक ऑफ करते हैं तो आखिरी 2 साल फिर आप उसको उसके ऊपर फ्लोट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं। तो ये वक्त है। टेक ऑफ तो आप नहीं कर सके ना सर, फिर ये इतराफ है। फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू तो इतराफ है कि वो टेक ऑफ आप नहीं कर सके। ये तो उन्होंने आके एक फ्रस्ट्रेशन में इंटरव्यू दिया कि भाई जो हम करना चाह रहे थे वो नहीं हो सका। आप भी मानते हैं ना इस बात को? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता समर साहब। मैं दोबारा वही बात करूंगा कि ये अगर इतना आसान काम होता इस मुल्क को ठीक करना और स्टेटस को तोड़ना, तो ये नवाज शरीफ साहब कर जाते, ये उससे पहले बेनजीर भुट्टो साहबा कर जाती। वो आप भी नहीं कर सके ना, मान रहे इस बात को ना, क्या आसान नहीं है। बात तो मेरी करें ना, बात सुन लिया करें प्लीज। जी जी। हमेशा बेनजीर साहिबा एंटी स्टेटस को वोट लेके आई, लेकिन हमेशा स्टेटस को फिर साथ में लाया, नहीं तोड़ सकी स्टेटस को। इतना आसान नहीं होता। उसको तोड़ने के लिए आपको एक बहुत बड़ी हिम्मत और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। एक तरफ आप जिस चीज पे हाथ डालें उधर से माफिया उठता है, ऊपर से कोरोना का आ गया। मैं ही समझता हूं कि ये कोरोना की वबा एक साइड पे होती है, इंशाल्लाह आप देखेंगे एक टेक ऑफ आप देखेंगे। मैं पूरी उम्मीद इसलिए हूं कि इस कौम के पास इमरान खान साहब को इस तरीके के अलावा पॉलिटिकली और कोई ऑप्शन नहीं है। वो लोग जो सर यही मेरे ख्याल से आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि ऑप्शन कोई नहीं है या हमारे अलावा कोई मुतबादल नहीं है। पास हमारे मसाइल का हल है, या 3 बार के नून लीग के पास हमारे मसाइल का हल, 3 बार वजीर आजम बन के जोम ने सर बड़े बड़ों को गिरा दिया सर। डू यू थिंक दैट दे हैव द सॉल्यूशन फॉर दीस प्रॉब्लम्स? कभी जिंदगी में उन्होंने किसी स्टेटस को पे हाथ डाला, कभी माफिया पे हाथ डाला, कभी अंदर से एहतसाब का आगाज इन लोगों ने किया है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। ठीक है, पॉइंट कायरा साहब ये जो बात करें अली मुतहद साहब, आप उनसे किस हद तक एग्री करते हैं कि ये जो एक तो 6 माह वाली जो बात है ये बड़ी अलार्मिंग है कि 6 माह की जो बात करें फवाद चौधरी, इसके बाद हालात किसी और तरफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो ये 6 माह में क्या होने जा रहा है? आपकी पॉलिटिकल क्या रीडिंग है सारी सिचुएशन पे? देखिए, मेरा ख्याल है अगर कोरोना ना आया होता तो शायद 6 माह से पहले अब तक वो 6 माह आधे गुजर गए होते। अच्छा। ये तो इनके लिए यह है कि कोरोना एक क्वेश्चन आ गया है। अली मोहम्मद मेरे भाई हैं, बड़े जज्बाती अपनी जमात के साथ वाबस्ता हैं और ये ख्वाब देखते हैं, और बिल्कुल, और जो लोग ख्वाब देखते हैं वही ताबीरें ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को, नौजवानों को ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन एक जरूर देखें, वो ख्वाब दिखाने वाला उन ख्वाबों के साथ खुद मुंसलिक हो। जिस जमीन पे खड़े होके आपने ख्वाब देखने हैं ना, वो जमीन जो है ना वो रेतली ना हो, उस जमीन के ऊपर आपके पांव तगड़े खड़े हो। बेनजीर भुट्टो शहीद स्टेटस को तोड़ने की कोशिश करती रही, आपने दुरुस्त कहा, और वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट लेके आती रही, इसलिए कि वो स्टेटस को की फोर्सेस थी, वो स्टेटस को की फोर्सेस के खिलाफ वोट लेके आती रही और उन फोर्सेस ने उनको नहीं चलने दिया। आप उनके साथ खड़े हैं, उनके सहारे खड़े हैं, क्लेम करते हैं और फिर कहते हैं कि हम स्टेटस को तोड़ देंगे।
हम स्टेटस को तोड़ने आए हैं। स्टेटस को से मुराद क्या है सर? तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो यार, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। वो कहते हैं ना खान साहब से या जमात के बारे में एक शेर सिर्फ कह दूं कि वो जो जनरल मुशर्रफ का भी यही गुमान था जो खान साहब का है कि तुझसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नहीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था, लेकिन वो यकीन टूट जाया करते हैं मेरे भाई। अगर सिर्फ एजेंसीज हुकूमतें चला सकती तो फिर मार्शल लाई ये हुकूमतें कभी ना खत्म होती। खैर साहब इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर देते हैं शेर के अंदर, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट अगर हम कर दें कि उसको भी एक पेज पे होने का इतना ही यकीन था, तो मेरा से जरा हालात पे ज्यादा फिट बैठ जाएगा। मैंने तो कहा जब फेलियर्स होते हैं, फेलियर्स आपके जिम्मे होते हैं, कामयाबियां किसी और की होती है। सही है, ठीक। मुसद्दिक मलिक साहब, ये 6 माह वाला जो मामला है, यकीनी तौर पर लग रहा है आपको ये सूरत हाल कुछ ऐसी बन सकती है, 6 माह के दौरान कोई तब्दीली आ सकती है? देखिए, अगर आपको इस 6 माह के अरसे को समझना है तो ये जो नई गुफ्तगू शुरू हुई है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, इसको समझने की कोशिश करें। आप अपने आप से सवाल पूछें, ये कौन सा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और किसने कहा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और कहां से आ रहा है ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? वैसे आज तो कैबिनेट के अंदर कैसे हो रही? आज तो कैबिनेट के अंदर फैसल वाडा साहब ने ये जिक्र किया है कि यहाँ लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने फिर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग तो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बने फिर रहे हैं। और उनका इशारा एक कैबिनेट मेंबर से मैंने पूछा कि वो किसकी तरफ इशारा करते थे, उन्होंने कहा जी वो तो बड़ा वाज़ेह इशारा उनका असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को मुखातिब करके वो कह रहे थे। नाम नहीं लिया लेकिन मुखातिब वो नहीं कर रहे थे। तो देखिए ना, इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि एक तो अंदिया दे दिया फवाद चौधरी साहब ने कि खान साहब से पार्टी जो है वो कंसोलिडेट नहीं हो रही, पार्टी के अंदर धड़े जो हैं वो तो अब पार्टी के बखिए उधेड़ रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये होगी कि खान साहब की जो कारकर्दगी है, मैं अब सिर्फ कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, और मैं आपको ये कह रहा हूँ ये जो बखिए उधड़ रहे हैं उसकी वजह कारकर्दगी है, बिलखुसूस वो उन लोगों के लिए जिन्होंने वोट लेकर वापस आना है। तो जो आप कारकर्दगी देखें तो ये गुफ्तगू कहीं ना कहीं तो फिर शुरू होगी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, कोई तो हो जो कारकर्दगी भी ठीक कर सके। ख्वाब तो ठीक है जो अली मोहम्मद भाई कह रहे हैं, हमें बड़ा एहतराम है उन ख्वाबों का भी, और मगर असल बात ये है कि जिस चीज ने उस बाप के वो छोटे छोटे बेटों के पेट में रोटी डालनी है जिसे कारकर्दगी कहते हैं, उसका भी तो कोई जिक्र हो, तो उस वजह से ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात चली। वैसे मुसद्दिक मलिक साहब पैदा होता है, मुसद्दिक मलिक साहब सवाल ये पैदा होता है जी, एक फवाद चौधरी साहब ने तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाली या मुतबादिल वज़ीर-ए-आज़म वाली बात या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वाली बात तो ये बाद में हुई है, आज जो फैसल वाडा साहब ने की, उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब हमारे प्रोग्राम में पिछले हफ्ते ये बात कर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या बात की थी, जरा ये भी सुन लें। कैंडिडेट मौजूद हैं इस वक्त उनकी पार्टी में जो उनके लीडर जो है उनकी जगह लेने को तैयार हैं, उन्होंने वो लॉबी भी कर रहे हैं वो लोग जो हैं। सर ये आपकी पार्टी के पार्लिमानी लीडर साहब पिछले हफ्ते बता रहे थे ये बात कि कुछ लोग लॉबिंग कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म के लिए कैंडिडेट मौजूद हैं, आज बात की है फैसल वाडा साहब ने, ये बात आपकी पार्टी तो पिछले हफ्ते से कर रही है। जी देखिए ना, तो फैसल बावडा साहब अब हमारी पार्टी में तो है नहीं, बिल्कुल। अगर हमारी पार्टी भी एक बात कर रही है और फैसल बावडा साहब भी एक बात कर रहे हैं और वजीर आजम खुद भी 6 महीने का कह रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है, आप तीनों नुक्ते जोड़ लें आपको जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। वजीर आजम खुद अपने मुंह से कह रहे हैं 6 महीने, फैसल बावडा साहब कह रहे हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं 6 महीने किसने दिए? खत्म हो गया है इनकी पार्टी के अंदर। साहब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जी और ये 6 महीने दिए किसने सर, ये बड़ा आम सवाल है, जो नुक्ते आपने जोड़े उसमें ये सवाल ये फिर रह गया है। ये सवाल तो अली मोहम्मद साहब ही बताएंगे, इसका तो जवाब हम दे नहीं सकते। अली मोहम्मद साहब को पता होगा किसने वक्त दिया है, किससे वक्त लेकर आए हैं, कितना रह गया है और 6 महीने क्यों रह गए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी जिक्र किया अली मोहम्मद भाई ने कि हम स्टेटस को, और ऑब्वियसली वो कायरा साहब ने क्लियर कर दिया कि स्टेटस को वो तो नहीं हो सकता जो बेनजीर भुट्टो साहिबा वाला था, तो स्टेटस को ये माफिया को कह रहे हैं। अब जरा देखें माफिया कौन है, माफिया सुने कौन है। स्कूल वाले माफिया हैं जी, अस्पताल वाले माफिया हैं, अदविया बेचने वाले माफिया हैं, पेट्रोल पंप वाले माफिया हैं, चीनी वाले माफिया हैं, आटे वाले माफिया हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जिनके जरिए आपने मुआशी तरक्की की तरफ वापस जाना है, सबको आपने चोर माफिया कह दिया। पहले आप सिर्फ हमें कहते थे, लेकिन आपके मुंह को ऐसी लगी ये माफिया और चोर की बात। माफिया एग्जिस्ट तो करते हैं सर इन जगहों पे।
जिनकी आपने निशानदेही की, माफियाज यहाँ एग्जिस्ट तो करते हैं, इससे कोई इनकार तो नहीं है कि नहीं है माफिया। देखिए, माफिया जरूर एक आध कहीं होगी, लेकिन आप मुल्क की पूरी इक्तसादी फ्रेमवर्क को अपनी नाकामी छुपाने के लिए माफिया, जहां आपको फेलियर होता है, पेट्रोल खत्म हुआ आपने कह दिया माफिया, अस्पताल में बिस्तर नहीं मिले, लोगों की माएँ जो हैं वो डॉक्टर तीन तीन चार चार अस्पताल फिरते रहे, एम्बुलेंस में मर गए, आपने कहा अस्पताल की माफिया है। लोगों को दवा नहीं मिली, आपने बोला फार्मास्यूटिकल वालों की माफिया है, ड्रग स्टोर्स वालों की माफिया। यानी जहां पे आपकी हुकूमत को नाकामी होती है, वहां पे आप जिम्मेदारी लेने के बजाय, पॉलिसी बनाने के बजाय, एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त करने के बजाय, आप जो शख्स सामने आपको आता है उसको माफिया कह देते हैं। ऐसे मुल्क तो नहीं भाई चल सकता, ऐसे तो परचून की दुकान नहीं चल सकती। सही, चले तो फिर समर साहब, गुजारिश ये है कि खान साहब जो सारों को माफिया कहते रहते हैं, इन माफियाओं के खिलाफ लड़ना किसने था? 22 साल तक तो क्लेम है कि 22 साल से वो तहरीक चला रहे थे, 22 साल से वो कोशिश कर रहे थे, उनको पाकिस्तान की बीमारियों का पता था, स्टेटस को का पता था, इकोनॉमी का पता था। तो फिर ये आज क्यों कह रहे हैं, क्लेम गिले क्यों कर रहे हैं? आज 2 साल बाद भी यही है कि जी माफियाज मुझे नहीं चलने दे रहे, आज भी यही है कि जी मेरी बात नहीं मानी जा रही। कौन नहीं मान रहा उनकी बात? हमें ये तो आपका भी सर यहाँ पे रोल है ना कायरा साहब, आपका भी रोल है बतौर अपोजिशन, इस मामले बड़ा अहम रोल बनता है कि चले जब गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही होती, फिर अपोजिशन आके अवाम के साथ खड़ी होती है, उनकी दिलजोई करती है, या फिर कोई हटाने की कोशिशें होती हैं। आज जरदारी साहब का बयान एक सामने आया था जो आपके साथ उनकी गुफ्तगू हुई, गालिबन उस बयान के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं बात करूंगा ब्रेक के बाद, जब जरदारी साहब ने कहा कि पंजाब के अंदर अच्छे दिन आने वाले हैं, जाले मुत्तहिद रहे हैं, वो किसकी तरफ इशारा करते हैं? वो भी कि 6 माह के बाद कोई अच्छे दिन तो नहीं आने वाले, वहां पे भी जो बात जरदारी साहब ने आपसे की आज। चले, मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो नाजरीन। ब्रेक से पहले मैं कायरा साहब से जान रहा था कि पूछ रहा था कि जो जरदारी साहब ने बयान दिया है, जो गुफ्तगू किया उन्होंने कमर ज़मान कायरा साहब और चौधरी मंजूर साहब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब में जाले मुत्तहिद रहे, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये अच्छे दिनों का इशारा कहीं वो इन्हीं 6 माह का तस्करा जो हो रहा है कि 6 माह बाद कोई तब्दीली आने वाली है, शायद उस कॉन्टेक्स्ट में बात तो नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कायरा साहब बाय द वे वो भी कोई गिरती हुई दीवार को धक्का देने की बात कर चुके हैं, ज़रा वो भी सुन लें आप। एक कठपुतली को, एक सिलेक्टेड को वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी का क्या पता, जहाँ तक ये गिरती हुई दीवार है इंशाअल्लाह ताला गिर जाए और हमें बस एक काबिल सीरियस एडल्ट मिले जो वज़ीर आज़म हो, उनके इत्तेहादी है, अगर वो समझते हैं कि ये गलत है, अगर वो अपना धरती के साथ गद्दारी नहीं करना चाहते हैं, तो उनको जल्द से जल्द इस हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करना चाहिए। तो कायरा साहब, आप फिर तहरीक इंसाफ के अंदर ही अंदरूनी इख्तलाफात की तरफ देखते रहेंगे या इत्तेहादियों के नाराजगी की तरफ देखते रहेंगे, या खुद से भी कोई एफर्ट करेंगे जो गिरती दीवार को एक धक्के की बात बिलावल साहब ने की है? देखिए, ये इस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है समर के इनके इत्तेहादी कोई 3-4 महीने पहले, ये कोरोना से जरा पहले की बात है, एक क्राइसिस खड़ा हुआ और उसके नतीजे में सारे इत्तेहादी नाराज हो गए। उस वक्त जहांगीर तरीन साहब जहां मौजूद थे, उन्होंने आगे कोशिश करके सबको इकट्ठा किया और काफी दिन इत्तेहादी नाराज रहे, काफ लीग नाराज थी, मैंगल साहब नाराज थे, MQM मुस्ताफी होकर घर बैठ गए। सो ये क्राइसिस तो शुरू था। अब जमात के अंदर भी क्राइसिस था। जहांगीर तरीन साहब निकल गए, चले गए जमात से अलग, तो अभी नहीं खैर उन्होंने फॉर्मली किया, लेकिन जमात के अंदर उनका जो मुज़ाकराती कमेटी से निकाल दिया गया था बाय द वे। हाँ, वैसे तो ये जो क्रैक्स मैंने कहा, ये तो बहुत पहले थे और विजिबल होते जा रहे थे और ये नेचुरल हैं। पहली गुजारिश ये है कि अगर लोग किसी नजरिए, लेकिन एक जमात एक नजरिए के साथ इकट्ठी होती है और फिर वो सक्सेस की कोशिश करती है और नहीं कामयाबी होती, ये तो हो सकता है कि आपने कोशिश की और कामयाबी नहीं हुई। जब आपके अंदर टीम वर्क, आपके अंदर एक यकसुई नहीं है, आपके अंदर एक नुक्ता नजर का इत्तेफाक ही नहीं है, तो आप अपनी चीजें डिलीवर नहीं कर पाते। और जब आप हर चीज के ऊपर, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैंने हमेशा ये आइडेंटिफाई किया, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये डिलीवरी के ऊपर नहीं,
ये परसेप्शन के ऊपर खड़े हैं तो और परसेप्शन मैनेजमेंट इनका सबसे बड़ा इशू है। आप अपना बता दें, वो उसके जरिए सारी हुकूमतें नहीं आप अपना बता दें, ये जो बिलावल साहब एक अच्छे वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहे हैं, मुतबादिल वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहे हैं, और जरदारी साहब कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पंजाब के अंदर जाले मुत्तहिद रहे, ये किस तरफ इशारा है? देखिए, उन्होंने जो बात कही है वो ये है जरदारी साहब ने कि मुल्क में इस वक्त बड़े क्राइसिस हैं, लेकिन जिन लोगों ने ख्वाब देख के और कोशिश करके पीटीआई को वोट दिए, वो पीटीआई का रुख देख चुके। इन्होंने जो अकाउंटेबिलिटी करनी थी, जो एहतसाब करना था, जो डिलीवर करना था, जो माफियाज तोड़ने थे, वो देख चुके। लोगों के ख्वाब टूटे, उसके बाद यकीनन लोग वापस लौटेंगे और हमारा पीपल्स पार्टी को बेहतर फिजा मिलेगी। उसके लिए अपनी जमात को ऑर्गेनाइज करें, उसके लिए कोशिश करें, जालों को ऑर्गेनाइज करें। तो ये जो बात थी वो इस सेंस में थी, और यकीनन ये हालात नजर आ रहे हैं आपको। अली मुल्हाद साहब, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान भी आपने सुना, वो भी इशारा आपके इत्तेहादियों की तरफ कर रहे हैं। मेंगल साहब निकल गए, बाकियों से भी कह रहे हैं कि वो भी निकले बाहर, पार्टी के अंदर भी आपके टूट फूट सामने आ रही है। ये सिस्टम कैसे चलेगा? 5 साल मुकम्मल करना भी अब आपके लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। गवर्नेंस तो बात की बात है। बिलावल जरदारी साहब को ये कहूंगा कि इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे खुबा देख। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 10 साल से, बल्कि 12 साल से सिंध में आपकी बिला शिरकत गैर हुकूमत है, और उसमें 5 साल मरकज़ी हुकूमत भी आपकी रही। तो मुझे कोई ये बताना पसंद करेगा कि अगर पाकिस्तान में किसी को कोई अच्छा इलाज चाहिए, किसी को कोई अच्छी तालीम चाहिए, किसी को कोई एक जिंदगी के किसी भी शोबे में किसी कोई बेस्ट ट्रीटमेंट या कोई बेस्ट किस्म की सर्विसेज चाहिए, तो जाहिर है जिस तरह कारा साहब फरमाते हैं कि ये बड़े कोई एंटी स्टेटस को लोग हैं, तो उन्होंने वहां स्टेटस को की कमर तोड़ दी होगी सिंध में, तो हम जाके उधर देख लें। देखें समर अब्बास साहब, आप एक बाजार में जाते हैं, 3 बार आपकी जेबें कट जाती हैं और दूसरे बाजार में 4 बार कट जाती हैं। तो हमारी दुकान पे आप आए हैं, 5 साल का हमें मैंडेट मिला है। अगर नाकाम होंगे, मैं समझता हूं आपकी कोई अकल नहीं होगी अगर आप हमें दोबारा वोट करें। लेकिन इन लोगों के पास जाएंगे जो 4 बार या 3 बार आपको धोखा दे चुके हैं। 1 बार जुल्फकार अली भुट्टो साहब, 2 बार बेनजीर भुट्टो साहबा, 1 बार जरदारी साहब, 4 बार ये हो गए, 3 बार नवाज शरीफ साहब। मुझे आप ये बताएं, जो 3-3, 4-4 बार इस मुल्क की तकदीर ना बदल सके, उनको मैं नहीं है। मैं अभी तक तो आपकी दुकान से भी अवाम इतने मुतमिन नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि सौदा यहाँ से बड़ा महंगा मिल रहा है। नहीं समर, हम तो चले खराब थे, हमें सजा मिल गई, ये तो आए थे ठीक करने। आप अपनी परफॉर्मेंस की बात करें ना, हमें तो चले फर्ज करें, हमसे तो लोग नाराज हुए या पता नहीं कौन नाराज हो गया, आप अपनी बताएं ना। आप तो आए थे ठीक करने, हम तो खराब लोग थे ना। जी अली मुल्हाद साहब, ये तो है ही बुरे, वो कह रहे हैं मान रहे हम बुरे, आप अपना बताएं, आप अच्छे हैं, आपकी दुकान पे क्या है बेचने को? समर साहब, मेरा सिंपल सा सवाल है। कायरा साहब, हम सब में सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन और सबसे बड़े डेमोक्रेट हैं, तो मेरे बड़े भाई कायरा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन ने और अवाम ने हमें 5 साल के लिए मुंतखब किया। आप चाहे कुछ भी कहें, इस वक्त आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आइन के मुताबिक 5 साल के लिए। 5 साल से पहले आप कैसे कह सकते हैं हम नाकाम हो गए? आप तो हैं ही नाकाम 4 बार के। मैं तो कभी भी इस दुकान पे सौदा लेने इसका जवाब दे देता हूं, 4 बार मुझे लूट, इसका जवाब दे देता हूं, कभी भी नहीं। दुनिया के बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज में 4-4, 6-6 महीने बाद भी गवर्नमेंटें तब्दील होती रही। हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी में होती रही, जापान में होती रही, होती रहती है, हुकूमतें गिरती रही। इंग्लैंड में कितनी हुकूमतें तब्दील हुई है। सही है, ये हुकूमतें कबल वक्त चले जाना, नए इलेक्शन हो जाना, मिड टर्म इंतखाबात हो जाना, महीनों बाद गवर्नमेंट कोई अचंभे की। चले मुझे जरा मुसद्दिक साहब का जवाब भी इस पे लेना सर, टाइम कम रहेगा मेरे पास, मैंने मुसद्दिक साहब का जवाब भी इस पे लेना है। मैं जरदारी साहब ये कहना चाहता हूं कि आप पंजाब की नहीं, आप अभी सिंध की फिक्र करें। अच्छा चले ठीक है मुसद्दिक साहब, आपको भी वो पंजाब की फिक्र है। आपकी दुकान पे बेचने को क्या है? जो अली मुल्हाद साहब कह रहे हैं कि वहां से तो लोग होके आ चुके हैं, अब इनकी दुकान पे आए हैं, यहाँ से उन्हें उम्मीद है, लेकिन मैंने जो बात की कि यहाँ भी सौदा उन्हें सस्ता नहीं मिला, तो आपकी दुकान पे क्या आप मजीद बेचने के लिए, कि आप ग्राहकों को, आवाम को, यानी वोटर्स को दोबारा लेके आएंगे अपनी तरफ? देखिए, मैंने तो आपके सामने एम्पिरिकल एविडेंस पेश किया है। एक गरीब आदमी को ज़िंदगी में क्या चाहिए? उसको नौकरी चाहिए होती है। नौकरी किस चीज़ से मिलती है? 2 चीज़ों से, तरक्की की शरह से और डेवलपमेंटल फंड से। हमारे ज़माने में 6% तरक्की की शरह थी, बच्चों को नौकरियां मिल रही थी। इनके ज़माने में मनफी हो गई। ये कहते हैं कोरोना से पहले 1.9% थी, यानी 3 गुना नौकरियां कम हो गई। चलें छोड़ दें,
दूसरी अहम चीज होती है तरक्याती मंसूबे। हमने 1000 अरब का रखा तरक्याती फंड, इन्होंने पिछले साल 500 अरब से कम खर्च किए हैं। सुन तो नहीं यार, बात तो करने दे, मैंने तो आपकी पूरी बात सुनी। आप कर लें, मुझे क्या हर्ज है, मैं अगले प्रोग्राम में कर लूंगा बात, तो अब मैं हर प्रोग्राम में करूंगा, रोक नहीं सकेंगे आप। आपने तरक्याती फंड जो है पिछले साल 500 अरब खर्चा ना, आप कर लेने दें यार बात। आप क्या आप तो बुरा मान गए यार सेनेटर साहब, आप इनकी नाकामियों पे नजर लगाए बैठे हैं कि उससे आप उस पे आपने कैपिटलाइज करना है। नहीं सर, नहीं हम इनकी नाकामियों पे नहीं नजर रखते यार सर। नहीं, कोई भी शख्स जो है वो मुआवजा करता है, महंगाई का मुआवजा कर लें, तरक्याती प्रोग्राम्स का कर लें, नौकरियों का कर लें, तरक्याती शरह का कर लें, गुर्बत का कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर का कर लें, 12,000 मेगावाट बिजली का कर लें, 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट गैस का कर लें, 800 किलोमीटर की इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवेज का कर लें जिन्होंने हमें चीन से मिलाया। आप कुछ भी कर लें। अब ये 2 महीने के बाद भी अगर यही बात है जी, आप जो भी, अली मोहम्मद साहब, जो आपकी खुशी, लेकिन असल बात यह है कि आप यहाँ पे लोगों का दुख दर्द का मुदावा करने आए हैं। 2 साल बीत गए हैं, अभी तक आप वही बातें कर रहे हैं कि 8 साल पुरानी वाली हुकूमत से पूछ लें कि हमारे 2 साल में क्या बीती। ऐसे नहीं होगा, आपको अब बताना पड़ेगा आपने 2 साल में क्या। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। आपकी बात पे ही मैं अपनी डिस्कशन को वाइंड अप करता हूं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को आज तकरीबन 2 साल हो चुके हैं हुकूमत में आए। अपनी हुकूमत का, अपने गवर्नेंस का जवाब देना होगा, ना कि पिछली हुकूमतों पर बात डाल के आप पहलू तय नहीं कर सकते अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी बैड गवर्नेंस पे। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।